नमस्कार दोस्तों। हम आज के सत्र में बात करेंगे सेट, नेट और आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। 3 मुद्दे रहेंगे हमारे आज, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेट पे, जो कि इन दिनों चल रही है विज्ञप्ति और शायद 12 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। और गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी जो है वो इसको आयोजित करवा रही है, GGTU गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, ठीक है। इसके द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। हर बार इसका आयोजन RPSC करवाती है, इस बार इसका आयोजन GGTU को दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेट पे बात करूंगा और पहला जो मेरा प्रश्न रहेगा, जो बात रहेगी वो सेट पे रहेगी। सेट 2023, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें और नेट में फ़र्क सिर्फ यही होता है कि सेट की पात्रता अर्जित करने के बाद आप केवल राजस्थान के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज आती हैं उसी के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आप नेट कर लेते हैं तो भारत भर की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इतना ही फ़र्क है। सेट उनके लिए एक फ़ायदा मानी जाती है, एक यूँ कहिए कि ठीक मानी जाती है जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं। जनरली क्या CSIR करवाता है साइंस वालों का, तो उनके लिए क्या थोड़ा सा नेट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इस वजह से उनके लिए सेट थोड़ी सी ठीक हो जाती है, और ये 10 वर्षों बाद में आयोजित हो रही है। तो सेट का सिलेबस सेम वही रहता है जैसा नेट का है। सेट की एलिजिबिलिटी सेम वही रहती है जो नेट की है, ठीक है। तो सेट का सब कुछ सेम है नेट का, बट सेट सभी उन विषयों में नहीं होती जो नेट होती है। नेट अधिक विषयों में, लगभग 70 के आसपास सब्जेक्ट है नेट में। सेट में मेरे हिसाब से 25-28 सब्जेक्ट जो है वो रखे गए हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं रखे हैं। 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि एक जो अवेयर स्टूडेंट, एक जागरूक विद्यार्थी विज्ञप्ति भी पढ़ेगा और सारे प्रश्नों के जवाब खुद ही तलाश लेता है। तो क्या योग्यता है, क्या चीज़ें हैं, ये तो आपने पढ़ ली होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका सेट होता है, जिस दिन सेट का रिजल्ट आएगा, जैसे 19 मार्च को एग्ज़ाम है, तो आप मान के चलिए 1 महीने में, 1.5 महीने में रिजल्ट दे देंगे। अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल 23 में अगर आपका सेट हो जाता है तो इसके ठीक 2 साल बाद तक, मतलब अप्रैल 25 तक आपका MA, MSc, MCOM, मास्टर जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस तभी आप एलिजिबल माने जाते हैं, अन्यथा सेट काम की नहीं। और यही बात नेट में लागू होती है। MA में कुछ परसेंटेज रखे हैं इन्होंने, जैसे जनरल के लिए 55 रखे हैं, बाकी सभी कैटेगरीज को 50 में रखा गया है। हालांकि EWS को छूट दे देनी चाहिए थी, दी नहीं है। हो सकता है कोर्ट में जाएंगे तो दे भी देंगे। तो EWS को भी जनरल मानते हुए 55% उनके लिए भी अनिवार्य किया है, जैसा कि नेट करता आया है, ठीक है। तो ये बात आप मान के चलिए कि नेट 55 देता है EWS को, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है छूट का। तो यहाँ छूट दे दी गई है, तो इसका है वो देनी चाहिए थी, बट दी नहीं है ना। तो परसेंटेज आपको पता चल गए। आयु का कुछ इतना है नहीं, जो रखा गया है वो भी आपने पढ़ लिया होगा एज का, तो ठीक है। और 19 मार्च को इसका एग्ज़ाम है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है। तो आप फॉर्म भर देना। अब कुछ प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में ये है कि सर इसका फॉर्म हमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न कि फॉर्म अप्लाई करें कि नहीं करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देता हूँ, आपकी इच्छा है। तो सबसे पहली चीज़, डिसीजन आप अपने मनो निर्णय के अनुसार लेना, बट मेरा कुछ सुझाव है आपको, उसका आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो, फॉर्म जो है वो आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपके नेट हो गया है, JRF हो गया है, तो आपको सेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप 50 टेस्ट सीरीज के 50 टेस्ट दो, वो आपको इतना नहीं सिखाता जितना कि एक आपको मेन एग्जाम सिखाता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको सेट का फॉर्म डालना चाहिए, चाहे आपका नेट JRF हो रखा, पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनमें अभिवृद्धि करेगा। जब आप कॉलेज शिक्षा में आओगे तो वहां पे आप लिखा जाता बाकायदा नेट सेट उत्तीर्ण, ठीक है। तो वो भी आपको, अगर आप पास होते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलता है,
है ना। आपको बड़ा अंदर से अच्छा फील होगा कि मैंने सेट पास कर ली, भले इसका ज़्यादा रेलेवेंट ना हो, उनको पता है कि सेट के बाद में 2 कॉलेज लेक्चर के एग्जाम पास करने पड़ेंगे तभी ये चीज़ें काम की, परंतु कोई भी परीक्षा, कैसी भी परीक्षा हो, चाहे पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा, मेरिट वाली परीक्षा हो, परीक्षा पास होने पे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग लेवल का एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है आसपास का। तो मैं मानता हूं कि आपको एग्जाम देना चाहिए, चाहे आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसकी फीस बहुत ज़्यादा रखी गई है, हम मानते हैं फीस ज़्यादा है, लेकिन आजकल आप अगर देखोगे ना तो मार्केट में 3 किताबें भी लाते हो ना तो भी 1500 रुपये अच्छी किताब के भी लग जाते हैं, और 1500 रुपये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती, हालांकि एक बेरोजगार स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल है, परंतु अब जो रखी है वो रखी है। तो मैं ये मानता हूं कि आप किसी टेस्ट सीरीज में 1000-1200 रुपये दे के 20-30 टेस्ट देते हो, उससे बेहतर है कि आप एक सेट का एग्जाम दे दो। तो फीस के कारण आप नहीं भर रहे हो तो आपका डिसीजन है, मैं प्रभावित नहीं करूंगा, लेकिन आप उस क्षण को सोचना कि जब रिजल्ट आएगा और आप सेट क्वालिफाइड होंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम चलता है। एक बार सेट कर ली तो उसके बाद वो जीवन भर चलेगा। फिर आप जब भी कॉलेज शिक्षा में होंगे तो अतिरिक्त शिक्षा जब जोड़ी जाती है तब आप आराम से लिखोगे कि सेट और नेट किए हुए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको देना चाहिए। अब क्यों नहीं देना चाहिए, इसके पीछे कई सारे लोग ऐसे लॉजिक लगाते हैं। एक तो कहते हैं फीस बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये लोग तो यूं कहिए कि आराम से मज़े मज़े में बात कर देते हैं, बट फीस के कारण कोई भी परीक्षा कल को प्रोफेसर में 1500 कर दी तो क्या आप वो नहीं दोगे, देना ही पड़ेगा। दूसरा, ये कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि अगर आप लोग नेट किए हुए सेट दोगे तो जो उनका क्राइटेरिया है 5-10% लेने का, वो लोग वो हो जाएंगे तो बाकी वालों को मौका नहीं मिलेगा। देखो, ऐसा परोपकारिता सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव, हर्बर्ट स्पेंसर का, डार्विन का, सभी का ये सिद्धांत था, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। आप अगर ये सोच के फॉर्म नहीं डाल रहे हैं कि मैं हो गया तो किसी और का नहीं होगा, मेरे पास तो नेट है, ऐसे फालतू की चीजें मत सोचिए, क्योंकि आपके होने से अगर किसी का सेट रुक रहा है तो आप तो आगे प्रोफेसर में भी उनके आगे आओगे, तो वो प्रोफेसर कहाँ से बनेगा, वहां से तो पोस्ट भी बहुत कम होगी, सेट में तो काफी बच्चे पास होंगे। तो ऐसा सोच के आप अगर फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो आपको ऐसा शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए आपको। तो ऐसे फालतू सोचे नहीं कि आपकी वजह से किसी का नेट सेट हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि चलो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा हेडमास्टर 2018 वाले में सिलेक्शन हुआ और उसी साथ मेरा कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ। तो मेरे सामने 2 विकल्प थे कि अगर मैं हेडमास्टर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाऊं, डबल रिजल्ट में हुआ था, क्योंकि स्कोर अच्छा था तो मुझे पता फाइनल भी हो जाएगा। अगर मैं वो डबल रिजल्ट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाता तो एक सीट खराब कर देता और मुझे ज्वाइन है वो कॉलेज में करनी थी। तो मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करवाए, तो वो पोस्ट किसी दूसरे भाई को मिल गई। तो वो एक अलग केस था। इस केस में क्या है, इसमें यह कि सेट एक पात्रता परीक्षा है, इसमें जो पात्र होंगे वो आगे कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, और आपको अपना प्रयास करना चाहिए। जो फेल होने वाले हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरी वजह से कोई फेल हो रहा है, तो मैं तो उस कहूंगा कि उस फेल होने वाले को और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आगे मेन परीक्षा तो बाकी है, जो प्रोफेसर में आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है, जिनका एमए प्रीवियस शुरू हो चुका है, जिनका एमए फाइनल हो चुका है, जिनका नेट हो चुका है, जेआरएफ हो चुका है, बस एमए तक उनका काम शुरू हो चुका है, उन सबको देनी चाहिए। चाहे आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, अगर आप एलिजिबल है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम भी देना चाहिए, पहली बात। दूसरा प्रश्न ये भी है कि सर इस कम समय में इसकी तैयारी कैसे करें। अब समय बहुत कम है आपके पास में, क्योंकि जनवरी में ये नोटिफिकेशन आया है और मार्च में एग्जाम है, तो 2 महीने में कंप्लीट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट पेपर तैयार करना आसान काम नहीं है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि समय कम है, तैयारी कैसे करें। क्यों? क्योंकि इस बार एक सेट है प्लस 3 नेट है। एक नेट फरवरी मार्च में ही है, एक नेट जून में है और एक नेट आगे दिसंबर में है। तो इन चारों में से कोई एक नेक आपका पास हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप ढंग से तैयारी सेट की शुरू करते, चूंकि सिलेबस सेम है, तो जून वाला नेट आप आराम से कर लोगे या दिसंबर वाला नेट कर लोगे, तो कम से कम 4 में से 1 पास हो जाएगा। तो इसको फॉर्म डाल के इसकी तैयारी शुरू कर दो, और जरूरी नहीं कि आपका सेट पास हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर तैयारी शुरू करोगे तो 1 महीना भी पढ़ोगे ना तो भी लॉस क्या है, वो सीधा आपको नेट में फायदा दे देगा।
इसलिए आप सेट को ज़्यादा टारगेट ना करें, सेट को बस आप हल्के मन से दे दें। पास हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस साल 3 नेट भी तो है। 3 में से अगर आप में कैलिबर है तो एक न एक नेट कर ही लोगे। और वैसे भी प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रही है आगे, इस वैकेंसी के इंटरव्यू की डेट के समय आपको नेट चाहिए होगी, और वो जुलाई 2024 से पहले होगा नहीं, ये मैं आपको और कह देता हूं। तो आपको नेट चाहिए जुलाई 2024 तक, तब तक आपको 4 नेट मिल जाएगी और 1 सेट मिल रही है। 5 में से 1 तो पास कर ही लोगे, फिर भी नहीं कर पाते तो आप वैसे भी योग्य नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर बैच में तो और भी अच्छे स्टूडेंट आएंगे वहां पे। तो आप सेट के ऊपर फोकस, एक प्रकार से यूं कहिए कि पूरा दिल न लगाए कि बस मुझे सेट ही करना है। आप जून के नेट को टारगेट करें, सेट देके आ जाए, क्योंकि सेट का लेवल थोड़ा सा कम आता है, तो आप सेट आराम से कर लोगे अगर आपने इंडियन हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो। ठीक है, तो आप सभी फॉर्म भरें, और समय कम है तो इस कम समय में आप ऐसे घास मत काटें, कोशिश यही करें। जैसे मैं हिस्ट्री की अगर बात करूं तो हिस्ट्री में आप इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो। अब बड़ी बड़ी किताबें लाने की बजाय, जैसे आप चाहते हो कि सर इतिहास में कौन सी एक किताब देखें, तो मैं कहता हूँ आर्य ही पढ़ लो, एक आर्य पढ़ लो और साथ में इतिहास दर्शन की श्रीधरन थोड़ी थोड़ी देख लो। और फर्स्ट पेपर के लिए के मदान की या अरिहंत की कोई गाइड आती है, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, तो सेट हो जाएगी। नहीं भी होती है तो अपनी स्टडी को थोड़ा और डीप कर लेना, तो जून का नेट हो जाएगा, और डीप कर लेना दिसंबर का नेट हो जाएगा। चूंकि यही सारा सिलेबस कॉलेज लेक्चर में भी है, यही फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो ये पढ़ा हुआ सारा आपके काम आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप फॉर्म भी डालना, और समय कम है इसका मत सोचना, क्योंकि 1.5 महीने में कोई स्टूडेंट सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी पुरानी तैयारी कितनी है वो डिपेंड करेगी, और साथ में ये जो की जाएगी ये आगे काम आ जाएगी। सेट हो जाता है तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागे जैसा है। ठीक है, तो कम समय में सेट को लेके ऐसे होच पोच ना हो बहुत ज्यादा कि नहीं मुझे कैसे करूं, ऐसे फालतू का सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है, 2 चीजें तो क्लियर कर ली कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कम समय इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, और तीसरी जो पॉइंट है सेट का, वो आपके ये रहेगा कि इसकी तैयारी के लिए, सेट की तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह करें कि नहीं करें, ये भी दिमाग में बच्चों के रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वास्तव में सेट ही देंगे, आगे नेट वेट नहीं देंगे, तो आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1.5 महीने में आप कोई कोचिंग सेंटर से कोर्स पूरा नहीं कर पाओगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो अपना बैच जैसे हिस्ट्री पॉइंट पे चल रहा है नेट का, तो उसमें लगभग 500 से 600 क्लासेज हो जाती है। अब 500-600 क्लासेस को देख के लिखोगे तो लगभग 7-8 महीने बड़े आराम से लगते हैं। तो 7-8 महीने का काम आप 1-1.5 महीने में नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि सेट को लेके आप कोचिंग नहीं करें, और किताब ही एक आधी देख लो, जैसे हिस्ट्री वाले आर्य पढ़ लो, और फर्स्ट पेपर के लिए अरिहंत या के मदान की पायनियर की बुक आती है वो लेके पढ़ लो, तो हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आपके पास 3 नेट और भी, और 1 नेट आपको चॉइस का भी मिल जाएगा। तो 4-4 नेट पढ़िए, इतना आराम से कर लोगे अगर थोड़ा बहुत भी कैलिबर है तो। अब बात आती है कि सर मेरे तो अभी अध्यापक का एग्जाम है, मेरे संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम, वो आप प्रायोरिटी पे वो एग्जाम रखें, क्योंकि उसमें नौकरी लगती है, इसमें नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें केवल आपको रीट की तरह एक पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो आप दूसरी जो परीक्षाएं उस पर पूरा ध्यान दीजिए। फरवरी में जो परीक्षाएं हैं, चाहे अध्यापक की है, सीईटी की है और संस्कृत शिक्षा विभाग की, उनको ठीक से दीजिए। और उसके बाद में जो समय बचता है उसमें आप 15-20 दिन पढ़ के सेट दे दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद में दिसंबर और जून के नेट को फोकस कीजिए, आराम से सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म आप ज़रूर डाल देना, फॉर्म डाल देना, समय कम हो गया, कोचिंग का क्या मैटर है, ये तीनों बातें मैंने बता दी। ठीक है, कोचिंग का मैंने कह दिया, क्योंकि इससे को फर्स्ट पेपर जो है वो वैसी कोचिंग के लेवल का नहीं, क्योंकि वो तो बौद्धिक पेपर है, थोड़ा बहुत अभ्यास कर लोगे तो वैसे ही हो जाएगा। सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो सब्जेक्ट अगर पहले अच्छा पढ़ रखा है तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नया पढ़ रहे हो तो आप 1.5 महीने वैसे ही कर नहीं पाओगे। उसके लिए आप अगर आप बहुत आगे देख रहे हैं तो फिर आप कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो नेट और सेट का मामला सेम ही है। तो ये 3 प्रश्न सेट के बच्चों की तरफ से थे, तो वो मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। ठीक है, मार्च में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, टाइम पे होगा, बिल्कुल कोई इफ एंड बट नहीं है, तो एग्जाम बिल्कुल टाइम पे है। और रिजल्ट भी इसका अप्रैल में मुझे लगता आ जाएगा। ठीक है, और अभी जैसे कॉलेज लेक्चर की वैकेंसीज की बात चल रही है
वो आएगी। फॉर्म लास्ट डेट तक सेट का रिजल्ट मुझे लगता है कि आ जाएगा और रिजल्ट वो भी हो जाएगा। तो सेट आराम से चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है, ज़्यादा टेंशन लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसकी क्या क्या योग्यता है, योग्यता मैंने बता दी कि आपका एमए में आप प्रवेश कर चुके हैं तो फॉर्म डाल दो आप, और परसेंटेज बता दी है। बाकी विज्ञप्ति में बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से और भी लिखी हुई है। कोई भी बात अगर आप समझ में नहीं आती है तो आप विज्ञापन को ठीक से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, विज्ञापन में एक एक लाइन लिखी हुई होती है। आपको कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपो दीपो भव वाली बात है। ठीक है, अब देखो मैं दूसरी बात करता हूँ नेट की। नेट, अब नेट आपके 2023 एक 22 का भी है और 24। अब मैं आपको बता दूं कि अगर नेट की बात करें तो आपको 23 में 2 नेट मिलेगी, एक 22 की नेट है जो अभी आगे होगी फरवरी मार्च में, और 2 24 की। 5 नेट में से 4 नेट आपको कॉलेज लेक्चर इंटरव्यू से पहले मिल जाएगी। और कॉलेज लेक्चर का जो इंटरव्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंटरव्यू को होने में अभी आप मान के चलिए अगला जो मार्च अप्रैल होगा 2024 का, तब तक आपको इतनी सारी नेट मिलेगी, 3-4 नेट मिलेगी, आराम से एक आधी हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी दोनों की लाइफ टाइम होती है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों की बातें सेम है। बस सिर्फ इतना है कि नेट किया हुआ पूरे नेशनल में, पूरे भारत में एलिजिबल है, सेट किया हुआ केवल राजस्थान में एलिजिबल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सेट करते हैं तो मध्य प्रदेश में एलिजिबल है, यूपी का सेट होता है तो यूपी में एलिजिबल है। अगर नेट कर लिया तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सेट का ये हो गया, नेट का हो गया। और नेट के भी फॉर्म साइज चल रहे थे, डेट भी बड़ी थी, तो वो आप अपने स्तर पे देख लेना कि लास्ट डेट वगैरह क्या क्या है। तो आपको दोनों ही फॉर्म डालने चाहिए। क्यों? मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को निरंतर एग्जाम देते रहना चाहिए। एग्जाम देने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एग्जाम देने से एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। एग्जाम्स देने से आपको प्रश्न के अंदर उत्तर एलिमिनेट करके सही उत्तर निकालना आ जाता है। एग्जाम देने से आपको एग्जाम के पैटर्न पता चलते हैं, प्रश्न कैसे कैसे टॉपिक से बनते हैं, ये बातें आपको सीखने को मिलती है। आप 1000 प्रैक्टिस मैच खेल लो, लेकिन जो मेन मैच होता है ना, वो आपको इतना सिखाता है जितना वो 1000 प्रैक्टिस मैच नहीं सिखाते। हम लोगों ने जीवन में कभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, परंतु मैं अपने कंपटीशन में मैंने रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी जो भी एग्जाम्स आते थे सारे एग्जाम्स देता था, ताकि मुझे एग्जाम्स में बहुत सीखने को मिलता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों एग्जाम फॉर्म डाल देना, और दोनों आप नेट है तो बहुत अच्छी बात है, फिर एग्जाम और दीजिए, नुकसान क्या है इसमें। अब आप कह रहे हो किसी के हक का आप ले जा रहे हो, हक का आप इसलिए ले जा रहे हो आप हकदार हो, और जिसको नहीं मिल रहा है वो हकदार नहीं है। तो देखो, कंपटीशन में इतना परोपकारी होने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये तो होगी इन दोनों की बात। अब बात करता हूं तीसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की 2023। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की जो भर्ती है ये फाइनलाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने 2 महीने पहले की वीडियो में भी बताया था कि ये वैकेंसी जैसे ही पहली भर्ती का ये चरण पूरा हो जाएगा, पहली भर्ती में अभी जो चल रही है उसमें क्या कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट्स का केस चल रहा है, एमबीए के बच्चों को कॉमर्स में शामिल किया जाए, कॉमर्स में शायद एबीएसटी है ऐसा कुछ है, उसमें शामिल करें या नहीं करें उसको लेके एक मामला चल रहा है। कुछ ऐसे 100 बच्चे ऐसे हैं एमबीए के हैं जिनको शामिल नहीं किया इंटरव्यू में, वो कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वो अभी अटकी भी पड़ी है। तो वो चीज़ें होते ही ये विज्ञापन आ जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ फरवरी लास्ट में या मार्च में विज्ञापन आ जाएगा और सेट का रिजल्ट निकलेगा, और उस समय तक इसकी शायद फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल मई तक फॉर्म प्रक्रिया वगैरह सारी चीज़ें पूरी हो चुकी होगी। बड़ी भर्ती आ रही है, कितनी पोस्ट है एग्जैक्टली बताना संभव नहीं है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो मार्च अप्रैल में हो जाती है अगर फॉर्म वगैरह सारी, तो आप मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है ना, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है वो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर सारी सरकारी मशीनरी इलेक्शंस में लग जाएगी, और इलेक्शन में लग गई तो फिर एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा, फिर जनवरी फरवरी में होगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर वो एग्ज़ाम क्या आचार संहिता में हो सकता है? देखो, आचार संहिता में सारी चीज़ें होती है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अनुमति लेनी पड़ती है चुनाव आयोग की, तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में सब होता है। पिछली बार हमारा अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो भी आचार संहिता में हुआ था, हमारे इंटरव्यू भी आचार संहिता में हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस बाधा नहीं देती। हाँ ठीक है, नई वैकेंसी वगैरह नहीं निकलती,
वैकेंसियाँ सारी पहले निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो इस महीने तक आपको रेडी रहना है, और चूंकि आप सेट और नेट की बढ़िया तैयारी करोगे तो प्रोफेसर का कोर्स लगभग आप वैसे ही कर लोगे, कुछ पोर्शन प्रोफेसर में एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये तो तीनों बातें हो गई। ये भर्ती बिल्कुल पुराने पैटर्न पे होगी, जिसमें वही 200 नंबर का एग्जाम और 24 नंबर का इंटरव्यू हो सकता है इस बार 10% करें, मतलब 20 नंबर का, हटेगा नहीं, वो भी अफवाह चल रही मार्केट में। 20 नंबर का इंटरव्यू कर सकते हैं और 200 का रिटर्न, मतलब 220 का हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और जो बीच में एपीआई इंडेक्स का चला था, वो इंडेक्स अभी लागू नहीं होगा। वो इंडेक्स आगे 2027-28 में हो सकता है लागू कर ले, लेकिन इस वैकेंसी में लागू नहीं है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप अगर फ्री हैं, आप नौकरी लगे हुए हैं, तो आप इसके ऊपर लग जाइए। अगर आप नहीं लगे हुए नौकरी, तो फरवरी में आप अध्यापक अच्छे से दे दीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर है वो आप एपी पर लग जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर पे। तो प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तब हम और चीजें क्लियर करेंगे। सिलेबस यही रहने हैं, कुछ छोटा मोटा परिवर्तन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम उसको बाद में भी हैंडल कर सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। 2023 में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि इसका एग्जाम भी 2023 में हो जाए, नहीं हुआ तो 2024 के स्टार्टिंग में हो जाएगा। बट चीजें जो है वो निश्चित तौर पे टाइम पे ही होगी। नेट अपने टाइम पे है, सेट का फॉर्म डाल दो और फरवरी के बाद इनकी तैयारियां शुरू कर दो। और चौथी जो वैकेंसी है वो है आपके फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है फर्स्ट ग्रेड 2023 कर लो, ये बजट में शायद घोषित हो जाए। 6,6500 पदों की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। इस साल परीक्षा तो होगी नहीं किसी भी सूरत में, मैं बता देता हूँ। 2024 में जाते जाते फर्स्ट ग्रेड की भी एग्जाम पॉसिबल होंगे, और एक भर्ती सेकंड ग्रेड की भी आगे आएगी, और थर्ड ग्रेड की भी एक 30-35 हज़ार की भर्ती दिख रही है स्पष्ट तौर पे। तो ये सारी वैकेंसीज जो है, ये इन सभी में से एग्जाम एक सेट का टाइम पे है और एक प्रोफेसर का हो सकता है सितंबर अक्टूबर में। इसकी इस समय नहीं हुआ तो फिर जनवरी फरवरी में चला जाएगा। ये दो वैकेंसी जो है 2024 की वैकेंसीज है, ठीक है। और एक खास बात देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेट, नेट और एपी, इनका सिलेबस 70% कॉमन है, ठीक है। तो आप किसी की भी तैयारी करोगे, चारों का सीधा फायदा मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप रीट वीट से फ्री होने के बाद में सीधा एपी पे लग जाना, प्रोफेसर पे। प्रोफेसर का कोर्स जिसने ठीक से किया है उसका नेट सेट भी हो जाएगा, उसका फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन मेन बात यह कि पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता। अब कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए काफी दिन से, सर सेट पे वीडियो बनाइए, सेट पे वीडियो बनाइए। मेरे सामने समस्या ये कि मैं वीडियो में क्या कहूं, क्या, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो विज्ञापन में सारा लिखा हुआ है। अब मेरे सामने ये चुनौती रहती है, अब मैं क्या बताऊं उसमें। जो चीजें एडवर्टाइजमेंट में पड़ी है उसको लेके मैं यहाँ पे आके 1 घंटा आपका खराब करूँ, इससे बेहतर है कि आप उस विज्ञापन को लेके बैठ के लाइन निकालो, तो सारा चीजें हो जाती है। तब मैंने सोचा मैं उस आयाम पे बात ना करके इस आयाम पे बात कर लेता हूँ। तो इस वजह से शायद वैकेंसी आई थी आपकी ये सेट की 9 जनवरी को, आज है 30 जनवरी, तो 20 दिन बाद में इसीलिए आया कि आप लोग फॉर्म भर दो। कई बच्चे सेट का फॉर्म नहीं डाल रहे थे, कई परोपकारी हो गए थे तो कई पैसे के कारण के कौन डाले, नहीं डालेंगे। हाँ, कुछ अनुभवी लोग हैं तो भली मत डालिए। मेरा देखो, ये सारी जो बातें थी ना, ये पूर्ण रूप से मेरे अनुमानों पे आधारित है। और अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के ऊपर बिल्कुल फोर्स नहीं है, आप आराम से अपने स्तर पे सोच के काम कर सकते हो। चाहे फर्स्ट ग्रेड करो, चाहे सेट करो, चाहे नेट करो, चाहे एपी करो। अब कुछ बच्चे ये भी आरोप लगाएंगे, सर इसमें आप लोगों को अपना प्रमोशन कर रहे हो, तो आप उसको ये भी समझ सकते हो, क्योंकि मेरे हिस्ट्री पॉइंट पे प्रोफेसर का तीनों पेपर, हिस्ट्री दोनों और थर्ड पेपर, नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड सारे बैच चल रहे हैं। तो जिसको जुड़ना है वो वैसे जुड़ जाएगा, मेरे कहने या नहीं कहने से नहीं होगा। 4 बच्चों से फीडबैक लेने के बाद बच्चा अपने आप जुड़ जाता है। जो नहीं जुड़ना चाहता वो किताबों से पढ़ता है, सिलेक्शन किताब से भी होते हैं, सिलेक्शन कोचिंग से भी होते हैं। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। किसी की किताबों में रुचि होती है तो किताब पढ़ के बड़े अच्छे से नौकरी लेते हैं, हम खुद किताबों से पढ़े। कोई कोचिंग को प्रेफरेंस देता है कि चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, टाइम होता है खूब उनके पास में, तो बच्चे कोचिंग में भी हजारों बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। तो आप सब आपके ऊपर है, क्योंकि आप बौद्धिक हैं, आपने सारी डिग्रियां की हैं, तो आप अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। दुनियादारी से हटके निर्णय लिया जा सकता है। किसी के निर्णय को मानो मत, आप पूरा मूल्यांकन, आंकलन, सारी चीज़ें देखने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए, जिसके पास अध्यापक का ऑप्शन है वो फरवरी तक अपना बढ़िया तरीके से देख लीजिए। जिसके पास वो ऑप्शन नहीं है वो अभी से
प्रोफेसर पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको करने से ये और ये सब चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर अध्यापक पे लगे हुए हैं तो अध्यापक पे रहिए फरवरी तक। अगर अध्यापक की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप, या फिर उसमें योग्य नहीं है, या वो आप पहले से अध्यापक लगे हुए हैं, तो आप प्रोफेसर की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा फर्स्ट पेपर देख सकते हो अरिहंत या मैदान की गाइड लाके, ताकि इसका फर्स्ट पेपर भी आपका अच्छा चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम फर्स्ट ग्रेड से पहले होंगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बात मेरे से रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और आगे मैं वापस एक आधा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और बिना किसी कन्फ्यूजन में रहते हुए, बिना किसी कन्फ्यूजन में अपना डिसीजन लेते हुए ठीक से पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली आप सफल होंगे और सारे एग्जाम पास करोगे, ये मुझे अच्छे से पता है। पुनः धन्यवाद।